भारत के लोकतंत्र को अगर समझना है तो इसकी सबसे छोटी मगर सबसे जरूरी इकाई को देखना होगा, और वो इकाई है एक विधानसभा क्षेत्र। तो चलिए इसी समझ को और गहरा करने के लिए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ की एक विधानसभा सीट है चमरोआ। आज हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, क्योंकि ये एक सीट पूरे सिस्टम की कहानी हमें बता सकती है। ये नंबर देखिए, 50.34%। ये क्या है? ये है 2022 में समाजवादी पार्टी का विनिंग वोट शेयर। देखिए, राजनीति का कोई भी विश्लेषण, कोई भी गहरी पड़ताल एक ऐसे ही ठोस आंकड़े से शुरू होती है। तो आइए इस जनादेश की पड़तें खोलते हैं। तो किसी भी विश्लेषण में क्यों पर जाने से पहले क्या को समझना जरूरी होता है। मतलब जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले मैदान का जो गणित है ना, उसे समझना सबसे पहला कदम है। तो यहाँ की जमीनी हकीकत कैसी है? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल वोटर्स हैं करीब 3,08,000। इनमें से 65% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो कि आप जानते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा संकेत माना जाता है। यहीं पर हमें याद रखना चाहिए कि एक नागरिक का वोट सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक आवाज है, और हर आवाज की गरिमा बनाए रखना और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। और जब हम जीत के मार्जिन को देखते हैं, जो 34,000 से भी ज्यादा वोट हैं, तो ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये एक मजबूत, एक निर्णायक फैसला है। तो ठीक है, आंकड़े हमारे सामने हैं, एक बड़ी जीत हुई है। पर अब असल सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस निर्णायक जनादेश के पीछे की वजह क्या थी। समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत आखिर मिली कैसे? अब इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को और साफ करता है। समाजवादी पार्टी 50% से ज्यादा वोट और बीजेपी 33% के आसपास। दोनों के बीच का फासला देखिए, 17% पॉइंट्स का। चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। ये लगभग एक तरफा माहौल की तरफ इशारा करता है। तो ये एक तरफा माहौल बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इस क्षेत्र के सामाजिक समीकरण में। चमराव में आप देखिए, करीब 60% मुस्लिम आबादी है, 25% ओबीसी और 9% के करीब दलित वोटर्स। जब आप वोटिंग पैटर्न को इस सामाजिक बनावट के साथ रखकर देखते हैं, तो राजनीति की पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये जो जीत है, ये कोई अचानक नहीं हुई। ये एक रात में लिखी गई कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड है। आप देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था सिर्फ 21%। 2017 में ये उछलकर 45% हो गया, और 2022 में इसने 50% का आंकड़ा भी पार कर लिया। तो ये एक पार्टी के अपने गढ़ को लगातार मजबूत करने की कहानी है। तो हमने वोट शेयर देखा, ट्रेंड देखा। चलिए अब इन आंकड़ों से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, उसकी जो रणनीति है, उसका विश्लेषण करते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव सिर्फ गणित से नहीं जीते जाते, चुनाव संगठन से जीते जाते हैं। देखिए, हर राजनीतिक किले की ना अपनी एक ताकत होती है और अपनी एक कमजोरी। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका मजबूत कोर वोट बेस। पर मजे की बात यह है कि यही ताकत कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी बन जाती है। कैसे? क्योंकि उनकी अपील एक खास दायरे में सिमट जाती है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है, जो आपको चुनाव जिता तो देती है, पर शायद आपके विस्तार को रोक देती है। इस पूरी स्थिति को समझने का एक फ्रेमवर्क है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसमें 4 स्तंभ होते हैं: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। अब चमरोआ के केस में देखें तो चुनावी ताकत तो हाई है, इसमें कोई शक नहीं। पर बाकी तीनों स्तंभ, ऑर्गेनाइजेशनल, नैरेटिव और रिसोर्सेज, ये सब मीडियम पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि चुनाव जीत लेना एक बात है और पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना वो एक बिल्कुल अलग बात है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी टेक अवे है। ये जो आप देख रहे हैं, सिर्फ अपने आधार पर बहुत ज्यादा निर्भरता, इसका खतरा ये है कि अगर दूसरे समुदाय, दूसरे ग्रुप्स जरा सा भी स्विंग कर गए, तो पूरी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। ये एक रणनीतिक चेतावनी है। तो ठीक है, हमने जीत का विश्लेषण कर लिया, संगठन की मजबूती और कमजोरी देख ली। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे का रास्ता क्या है? अब हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस चुनावी जीत को गवर्नेंस में, यानी सुशासन में कैसे बदला जाए। और इसका जवाब चुनाव के आंकड़ों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है लोगों की जरूरतों में, उनकी परेशानियों में।
चमरोवा के वोटर्स के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी और कानून व्यवस्था। जब हम इन मुद्दों को सुनते हैं तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि नागरिकों की उम्मीदें हैं। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क जैसे कानून भी इसी बात पर जोर देते हैं कि किसी भी नागरिक की जानकारी को उनकी सहमति और सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाए। गवर्नेंस का मतलब ही लोगों की गरिमा को समझना है। इन शिकायतों के बाद नंबर आता है सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का और बच्चों की पढ़ाई का। देखिए, असली जनादेश यही है। तो इस भरोसे को जमीन पर उतारने के लिए क्या किया जा सकता है? ये स्रोत विश्लेषण एक 4 सूत्रीय एक्शन प्लान सुझाता है। पहला, बूथ कमेटियों में नई जान फूंकी जाए। दूसरा, युवाओं और महिलाओं के साथ एक सीधा आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो। तीसरा, डोर टू डोर यानी घर घर जाकर संवाद को और तेज किया जाए। और चौथा, वोटिंग के दिन एक मजबूत गेट आउट द वोट प्लान पर काम हो। तो कुल मिलाकर देखें तो असली मिशन एक ही है, वो ये कि चुनाव में जो जीत मिली है उससे जो राजनीतिक ताकत मिली है उसका इस्तेमाल लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में हो, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर काम हो। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तभी कोई चुनावी सफलता जनता के अटूट विश्वास में बदल पाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। आज के दौर में जब चुनाव सिर्फ वोट मांगने की एक कला नहीं रहे बल्कि एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग का विज्ञान बन गए हैं, तो ऐसे में हमारे लोकतंत्र का असल आर्किटेक्ट कौन है? क्या वो नेता है, या वो वोटर है, या फिर वो डेटा का विश्लेषण करने वाला रणनीतिकार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है। अगर आप भी एक जनकेंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।